Jai Jinendra, all of you. Welcome to the 25th class of CA Inter Audit. We have started chapter 3 in our last class. So, continuing with that. चैप्टर नंबर 3 ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस। हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर ऐसे 230 मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पूरा कंप्लीट कर लिया था। क्लास नंबर 24 थी वो। अभी 25th क्लास में अपन लोग ऑडिट एविडेंस को स्टार्ट करेंगे। ऑडिट एविडेंस अपन ने ऐसे 200 के अंदर भी जब अपन ने देखा था तो उसके अंदर अपन ने सिर्फ उसका मीनिंग की मतलब डेफिनेशन देखी थी कि ऑडिट एविडेंस क्या होता है। अब अपन इसको पूरा डिटेल के अंदर समझेंगे। तो स्टार्टिंग विद द ऐसे 500 ऑडिट एविडेंसेस। इंट्रोडक्शन पैरा बहुत बोरिंग सा दे रखा है, इसको आप फिर भी एक बार रीड कर सकते हैं। ऑडिटिंग क्या है? लॉजिकल प्रोसेस है। एन ऑडिटर इज कॉल्ड अपॉन टू असेस द एक्चुअलिटीज ऑफ द सिचुएशन। ऑडिटर को बुलाया जाता है ताकि वो एक्चुअलिटीज ऑफ द सिचुएशन को असेस कर पाए, रिव्यू कर दे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, एंड गिव एन एक्सपर्ट ओपिनियन और अपना एक ओपिनियन दे अबाउट द ट्रुथ एंड फेयरनेस ऑफ सच अकाउंट्स मतलब ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। दिस ही कैन नॉट डू अनलेस ही हैज एग्जामिन्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑब्जेक्टिवली। ठीक है, मतलब दैट शुड नॉट अलाउ बायस और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। उसको ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करके बिना वो ट्रूथ और फेयरनेस ऑफ अकाउंट्स का एग्जामिनेशन या ओपिनियन नहीं दे सकता है। ठीक है, ये अगला पैराग्राफ आप एक बार रीड करके इग्नोर कर सकते हैं। अब जब वो उसको अपना ओपिनियन देना है तो उसको अपना ओपिनियन देने के लिए ही नीड्स एविडेंस टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फॉर अराइविंग एट हिज जजमेंट कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन है पेज नंबर 3.7 ऑफ द स्टडी मटेरियल पे। ऑडिट एविडेंस मे बी डिफाइंड एज इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि ऑडिटर यूज़ करेगा इन अराइविंग एट द कंक्लूजन्स, जिससे वो कंक्लूजन निकाल पाए ऑन विच द ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड, जिसके बेसिस पर वो अपना ऑडिट ओपिनियन दे पाए। ठीक है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि ऑडिटर यूज़ करेगा जिससे वो कंक्लूजन निकाल पाए ताकि वो अपना ऑडिट ओपिनियन उन कंक्लूजन्स को देकर दे पाए। ऑडिटर एविडेंस इंक्लूड्स बोथ इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये क्या होती है अपन देखेंगे, अंडरलाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या होती है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इंक्लूड द रिकॉर्ड्स ऑफ इनिशियल अकाउंटिंग एंट्रीज एंड सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स, जैसे कि चेक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स, इन्वॉइसेज, कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी एंटिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जनरल एंड सब्सिडरी लेजर्स, जर्नल एंट्रीज, अदर एडजस्टमेंट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सब इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कहलाएगी। डेट आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन जर्नल एंट्रीज एंड रिकॉर्ड्स सच एज रिकॉर्ड वर्कशीट्स या फिर स्प्रेडशीट्स जिसके अंदर कॉस्ट एलोकेशंस होते हैं, क्योंकि कॉस्ट एलोकेशंस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का तो पार्ट बनते ही नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखते नहीं है, अलग से हम लोग इनको कंप्यूट करते हैं। कंप्यूटेशंस फॉर एग्जांपल अपना इनकम टैक्स का जो इस एंटिटी का इनकम टैक्स की कंप्यूटेशंस हैं वो एक इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बन जाएगी। रिकन्सिलिएशंस जो एंटिटी ने करे होंगे फॉर एग्जांपल बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स और जो भी डिस्क्लोजर्स होंगे ये सब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के पार्ट बनेंगे। अब अदर इन्फॉर्मेशन क्या है? अदर इन्फॉर्मेशन दैट ऑथेंटिकेट्स द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अदर इन्फॉर्मेशन वो कहलाएगी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को ऑथेंटिकेट करती हो एंड ऑल्सो सपोर्ट्स द ऑडिटर्स रेशनल, ऑडिटर का बेसिस भी सपोर्ट करती हो बिहाइंड द ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका मतलब क्या होगा, मतलब क्या क्या इसमें आएगा? अदर इन्फॉर्मेशन विच द ऑडिटर में यूज एज ऑडिट एविडेंस इंक्लूड्स फॉर एग्जाम्पल मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स। अब ये मीटिंग्स कोई सी भी हो सकती है, शेयर होल्डर्स की भी मीटिंग के मिनट्स बनते हैं और डायरेक्टर्स के मिनट्स भी बनते हैं, डायरेक्टर की मीटिंग के मिनट्स भी बनते हैं। रिटर्न कन्फर्मेशन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स, अगर हम लोग उनसे कुछ कन्फर्म कराना चाह रहे हैं कि आपका बैलेंस इतना ही है ना, आप हमारे को ये कंफर्म करके दो, तो ये अदर इन्फॉर्मेशन का बनेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली इन्फॉर्मेशन का पार्ट नहीं बनेगी। मैनुअल्स कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जो एंटिटी ने इंटरनल कंट्रोल अपनी एंटिटी के अंदर लगा रखा होगा उसका उसने एक मैनुअल बना के रख रखा होगा, मतलब बुक सॉर्ट बना के रख रखी होगी, वो भी अदर इन्फॉर्मेशन का पार्ट कहलाएगी। अ कॉम्बिनेशन ऑफ, अभी एक अलग लाइन बन चुकी है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो अपन फर्स्ट पॉइंट में देखा एंड अदर इन्फॉर्मेशन इज जनरली यूज्ड बाय द ऑडिटर टू सपोर्ट हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटर इन दोनों को मर्ज कर अपना एक ओपिनियन देने के लिए यूज़ करता है। अब अपन हर बार यही लाइन पढ़ते हैं कि ऑडिट एविडेंस शुड बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। अब सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट की डेफिनेशन क्या होती है और इनके मतलब क्या होते हैं ये अपन देखेंगे आगे। ऑडिट एविडेंस इज नेसेसरी टू सपोर्ट द ऑडिटर्स ओपिनियन एंड रिपोर्ट। ऑडिट एविडेंस की ज़रूरत रहती है ताकि वो ऑडिट ओपिनियन दे पाए और अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे पाए। इट इज़ क्यूमुलेटिव इन नेचर, ये क्यूमुलेटिव इन नेचर होता है, मतलब कंटिन्यूसली एक हमने ले लिया फिर उसके बाद दूसरा लेंगे तो दोनों को मिला के हम लोग अपनी ऑडिट रिपोर्ट देंगे और अपना ऑडिट ओपिनियन एस्टैब्लिश करेंगे। एंड इज प्राइमरीली ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट। अपन ने ऐसे 230 के अंदर
अपन ने ऐसे 230 के अंदर देखा था ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, 3 पार्ट्स होते हैं उसके अंदर। सबसे पहला ऑडिट प्रोसीजर्स हम लोग परफॉर्म करेंगे, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर हम लोग ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करेंगे, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन कर हम लोग अपना कंक्लूजन जो रीच करेंगे उनको भी डॉक्यूमेंट करेंगे। ये 3 चीज़ें थी, उससे यहाँ का लिंक निकलेगा। इट में हाउएवर ऑल्सो इंक्लूड इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो ऑडिट एविडेंसेज हैं उसके अंदर ज़रूरी नहीं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हो या फिर अदर इन्फॉर्मेशन भी आती है, अपन को मालूम है। इट में हाउएवर ऑल्सो इंक्लूड इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज प्रीवियस ऑडिट्स। अगर हम लोग प्रीवियस ऑडिट से भी कुछ इन्फॉर्मेशन लाते हैं तो वो भी हमारा ऑडिट एविडेंस बन जाएगा। इन एडिशन टू अदर सोर्स आउटसाइड, इन एडिशन टू अदर सोर्सेज इनसाइड एंड आउटसाइड द एंटिटी। इनसाइड और आउटसाइड द एंटिटी के सोर्सेज के अलावा एंटिटी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। ऑल्सो इन्फॉर्मेशन दैट में बी यूज एज ऑडिट एविडेंस मे हैव बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। जो ऑडिट एविडेंस, जो भी इंफॉर्मेशन यूज़ कर जा रही है ऑडिट एविडेंस के हिसाब से, वो ज़रूरी नहीं है कि एंटिटी ने खुद ने बनाई हो, वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने भी बनाई हुई हो सकती है। मैनेजमेंट एक्सपर्ट मतलब क्या हो गया, मैनेजमेंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए किसी एक्सपर्ट की हेल्प ली। फॉर एग्जांपल एक्चुअल साइंसेज का यूज़ करा मैनेजमेंट ने, तो एक्चुअली को बुलाया होगा, तो एक्चुअली हमारा यहाँ पे एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट बन गया जिसने मैनेजमेंट के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में उसकी हेल्प करी। ऑडिट एविडेंस कंप्राइजेस बोथ इन्फॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स एंड कॉरोबोरेट्स मैनेजमेंट असर्शंस। ऑडिट एविडेंस के अंदर दोनों चीज़ आती है, एक तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि मैनेजमेंट असर्शंस, जो मैनेजमेंट असर्शंस मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट जो अपन को डिटेल देता है जिसके हिसाब से अपन लोग अपनी ऑडिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाउचर्स अपना एक मैनेजमेंट असर्शन बन गया। अपन अभी असर्शंस इस टॉपिक के बाद पूरा डिटेल के अंदर देखेंगे, बाकी टॉपिक से जाने से पहले। तो ऑडिट एविडेंस के अंदर दोनों चीज़ आ गई, एक तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि सपोर्ट करेगी और कॉरोबोरेट करेगी। कॉरोबोरेट मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगी मैनेजमेंट असर्शंस को, और एंड एनी इन्फॉर्मेशन दैट कॉन्ट्राडिक्ट सच असर्शंस। जो ऐसी भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि मैनेजमेंट ने अपन को कुछ और इन्फॉर्मेशन दी और अपन को कहीं और से कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस हो जाएगा। इन एडिशन इन सम केसेस द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि किसी चीज़ का ना मिलना भी अपने लिए एक ऑडिट एविडेंस बन सकता है। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट्स रिफ्यूजल टू प्रोवाइड अ रिक्वेस्टेड रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड बाय द ऑडिटर एंड देयरफॉर आल्सो कंस्टिट्यूट्स ऑडिट एविडेंस। मतलब मीन्स ऑल दोज इन्फॉर्मेशन विच इज यूज्ड बाय द ऑडिटर इन फॉर्मिंग एन ओपिनियन आर कॉल्ड ऑडिट एविडेंसेज। Most of the auditors' work in forming the auditor's opinion consists of obtaining and evaluating audit evidence. जो ज़्यादातर जो ऑडिटर का काम रहता है इन फॉर्मिंग एन ऑडिट ओपिनियन, वो क्या रहता है, ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट करना और उनको इवेलुएट करना। ऑडिट एविडेंसेस क्या होता है, इन्फॉर्मेशन विच इज़ यूज बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द टू अराइव एट ऑडिट कंक्लूजन रीच करने के लिए। ऑडिट प्रोसीजर मोस्ट ऑफ द ऑडिट, ये अपने लाइन पढ़ ली। ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस कैन इंक्लूड इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, कंफर्मेशन। इन सबके अपन मीनिंग अभी डिटेल के अंदर देखेंगे आगे जाके। रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स ऑफन इन सम कॉम्बिनेशन इन एडिशन टू इंक्वायरी। इनको हम लोग इंक्वायरी के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो इंक्वायरी में प्रोवाइड इंपॉर्टेंट ऑडिट एविडेंस, इंक्वायरी करने से हमारे को एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ऑडिट एविडेंस मिल सकता है। एंड में इवन प्रोड्यूस एविडेंस ऑफ मिस स्टेटमेंट। इंक्वायरी से हम लोग अगर किसी से पूछ रहे हैं कि फर्म के अंदर कितना प्रॉफिट हो सकता है, उसने हमारे को मतलब इंक्वायरी करना हुआ, कुछ भी इंक्वायर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं किसी से जो एंटिटी के अंदर है या फिर एंटिटी के बाहर है, तो इंक्वायरी एक में इवन प्रोड्यूस एविडेंस ऑफ मिसस्टेटमेंट। इंक्वायरी एविडेंस ऑफ मिसस्टेटमेंट भी प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन इंक्वायरी अलोन ऑर्डिनरीली डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। लेकिन इंक्वायरी अकेली एक पूरा ऑडिट एविडेंस का, सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस का हमारे को नहीं बताती कि एब्सेंस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कोई एट द असर्शन लेवल, नॉर ऑफ द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। नहीं ये बताती है इंक्वायरी करने से कि ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कंट्रोल्स की कैसी है। As explained in Essay 200, overall objectives of the independent auditor and the conduct of an audit in accordance with essays, reasonable assurance is obtained when the auditor has obtained sufficient and appropriate audit evidences to reduce the audit risk. Audit risk क्या होती है? The risk that auditor expresses an inappropriate opinion when the financial statements are materially misstated. जब financial statements materially misstated हैं, लेकिन फिर भी auditor ने अपनी रिपोर्ट या तो अनक्वालिफाइड दे दी या फिर अनमोडिफाइड दे दी, टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। ऑडिट to reduce audit risk to an acceptably low level. Sufficiency and appropriateness of audit evidences are interrelated. ये दोनों interrelated होते हैं, ठीक है। अब अपन लोग इन सब चीज़ों का पढ़ने से पहले अपन लोग पेज नंबर 3.21 पर चलकर ऑडिट असर्शंस का मतलब पढ़ लेते हैं और उनकी पूरी डिटेलिंग देख लेते हैं। पेज नंबर 3.21 पर यूज़ ऑफ असर्शंस आपके एक टॉपिक दे रखा है, इसको अपन पहले कंप्लीट कर रहे हैं। इन रिप्रेजेंटिंग दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ। जब हम लोग ये देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बने हुए हैं या नहीं है। मैनेजमेंट इम्प्लिसिटली या फिर एक्सप्लिसिटली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर्शंस हमारे को प्रोवाइड करके देगा। असर्शंस का मतलब क्या हो गया, कुछ इन्फॉर्मेशन वो अपन को देगा जिसको ऑडिट एविडेंस बोला जाएगा। रिगार्डिंग द रिकॉग्निशन, कि आप रिकॉग्नाइज कर लो, मेजर कर लो, रिप्रेजेंटेशन को देख लो, एंड डिस्क्लोजर, इन सबको चेक करने के लिए वो हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन देगा, असर्शंस देगा ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स के और रिलेटेड डिस्क्लोजर्स के वो हमारे को असर्शंस देगा। कौन देगा? मैनेजमेंट देगा ऑडिटर को। Assertions which are used by the auditor to consider the different types of potential misstatements that may occur fall into the following three categories and may take the following forms. Assertions जो ऑडिटर यूज करेगा वो 3 कैटेगरीज के अंदर फॉल कर सकता है। पहला आ रहा है assertions about class of transactions and events, सेकेंड आ रहा है assertions about account balances at the period end, और थर्ड आ रहा है assertions about presentation and disclosure. इंस्टीट्यूट अपने पेपर के अंदर आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि व्हाट आर द assertions about class of transactions and events, और what are the assertions about account balances at the period end, और what are the assertions about presentation and disclosure. 4 पॉइंट्स हैं या 5 पॉइंट्स हैं, आपको सारे याद रहने, टिप्स पे आपको याद रहना चाहिए। असर्शंस अबाउट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि कोई इवेंट हुआ या नहीं हुआ है, उसका अकरेंस का हम लोग असर्शन क्या ले सकते हैं, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट हैव बीन रिकॉर्डेड हैव अकर्ड, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करे गए हैं वो अकर तो हुए हैं, मतलब वो अकर हुए हैं, मतलब वो ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हुए हैं या नहीं हुए हैं। एंड पर्टेन टू द एंटिटी, हुए तो हैं ट्रांजैक्शंस लेकिन वो उसी एंटिटी के हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये अकरेंस से रिलेटेड अपना असर्शंस बनेंगे। कंप्लीटनेस, ऑल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, जो भी सारे ट्रांजैक्शंस एंटिटी के अंदर हुए हैं और जो भी इवेंट्स हुए हैं, दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, जो रिकॉर्ड हो जाने चाहिए थे एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से, हैव बीन रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड हो चुके हैं। एक्यूरेसी, अमाउंट्स एंड अदर डेटा रिलेटिंग टू रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस, जो भी उनके अंदर अमाउंट्स हैं रिलेटेड, जो भी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस के अमाउंट्स हैं और इवेंट्स के अमाउंट्स हैं, हैव बीन रिकॉर्डेड अप्रोप्रिएटली, वो अप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड हुए हैं। कट ऑफ, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। 31 मार्च के बाद अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो हमारे इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, जो 31 मार्च के पहले फाइनेंशियल ईयर चल रहा था उसके अंदर तो रिकॉर्ड नहीं हुआ। कट ऑफ जो प्रोसीजर्स लगने थे वो पूरे कट ऑफ प्रोसीजर्स अप्रोप्रिएटली लगे हैं या नहीं लगे हैं। क्लासिफिकेशन, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन द प्रॉपर अकाउंट्स। फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट को हमने कैपिटल अकाउंट के अंदर तो नहीं डाल दिया, या फिर कोई कैपिटल अकाउंट का ट्रांजैक्शन था उसको हमने करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन के अंदर तो नहीं डाल दिया। ये अपने क्या हुए, अभी अपन ने असर्शंस पढ़े हैं अबाउट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ठीक है, अब अपन लोग पढ़ेंगे असर्शंस अबाउट अकाउंट बैलेंसेज एट द पीरियड एंड। जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अकाउंट बैलेंसेज आ रहे हैं उनके लिए हम लोग असर्शंस क्या क्या चेक करेंगे। एग्जिस्टेंस, सबसे पहला असेट्स, लायबिलिटीज़ और इक्विटी इंटरेस्ट जो हैं वो एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते हैं। हमने हमारी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड तो कर रखा है एसेट 5 लाख का, लेकिन असलियत में वो एसेट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, हम लोग ये चेक करेंगे। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, द एंटिटी होल्ड्स और कंट्रोल्स द राइट्स टू असेट्स। एंटिटी के पास जो भी असेट उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर रखे हैं उसका उनके पास होल्डिंग होनी चाहिए या फिर कंट्रोल होना चाहिए कि हाँ ये एंटिटी के असेट है। एंड लायबिलिटीज़ जो है रिकॉर्डेड, वो ऑब्लिगेशन होनी चाहिए एंटिटी की, हाँ ये उसका दायित्व है, ये उसको पे करना पड़ेगा। कंप्लीटनेस, ऑल असेट्स, लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी इंटरेस्ट दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉर्डेड, जो रिकॉर्ड हो जाने चाहिए थे वो रिकॉर्ड हो चुके हैं। वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, असेट्स, लायबिलिटीज़ और इक्विटी का इंटरेस्ट, मतलब शेयर कैपिटल या फिर जो कैपिटल है नॉर्मल प्रोप्राइटर की, आर इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट एन अप्रोप्रिएट अमाउंट। 5 रुपीज़ की चीज़ को अपन ने 5 लाख रुपीज़ का तो रिकॉर्ड नहीं कर रखा है या 5000 रुपीज़ का तो रिकॉर्ड नहीं कर रखा है। एंड एनी रिजल्टिंग वैल्यूएशन और एलोकेशन एडजस्टमेंट्स आर अप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड। फॉर एग्जाम्पल एक असेट, एक एक्सपेंडिचर 2 असेट्स के लिए लगाया तो अपन को इसको पूरा प्रॉपरली 2 असेट्स में एलोकेट करना था ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू या ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, जिस पे भी हम लोग एलोकेट करना चाहें तो वो सही एलोकेट, तो एलोकेशन एडजस्टमेंट जो हैं वो सही हुए हैं, उनको हमने सही तरीके से रिकॉर्ड कराया एंड अप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड। असर्शंस अबाउट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, जो हमने प्रेजेंटेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रखा है वो सही रखा है या नहीं रखा है, और जो डिस्क्लोजर है उनके लिए हमारे असर्शंस क्या रहेंगे। पहला है अकरेंस एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, डिस्क्लोज्ड इवेंट्स जो हमने हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर डिस्क्लोज कर रखा है, ट्रांजैक्शंस एंड अदर मैटर्स हैव अकर्ड, वो अकर हुए हों, मतलब वो परफॉर्म हुए हों, एंड पर्टेन टू द एंटिटी, और इसी एंटिटी के रिलेशन में परफॉर्म हुए हों। ठीक है। कंप्लीटनेस, ऑल डिस्क्लोजर्स दैट शुड हैव बीन इंक्लूडेड, जो डिस्क्लोजर एंटिटी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर देना चाहिए था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, P&L के साथ दे देना चाहिए था, वो हैव बीन इंक्लूडेड, वो उसने एंटिटी ने दिया है।
classification and understandability. Financial information is appropriately presented and described and disclosures are clearly expressed. ऐसा नहीं हो कि हमारी लाइन का मतलब नॉर्मल लाइन का मतलब हमारा नॉर्मल ही निकले, कुछ एबनॉर्मल सा मतलब नहीं निकल जाए, क्लियरली एक्सप्रेस्ड होनी चाहिए वो. एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन. फाइनेंशियल और दूसरी इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन आर डिस्क्लोज फेयरली एंड एट अप्रोप्रिएट अमाउंट्स, जो कि रीजनेबल अमाउंट्स होने चाहिए थे, हमने उसी पे हमने उनको वैल्यू करा है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तीनों आपका मतलब तीनों पॉइंट्स के आपको असर्शंस याद रखने हैं. अलग से इंस्टीट्यूट आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है. द ऑडिटर में यूज़ द असर्शंस एज डिस्क्राइब्ड अबव, जो अभी ऊपर 3 हमने असर्शंस पढ़े हैं, और में एक्सप्रेस दैम डिफरेंटली प्रोवाइडेड ऑल एस्पेक्ट्स डिस्क्राइब्ड अबव है बीन कवर्ड, या उनको अलग तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकता है. ये ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट है. फॉर एग्जांपल, द ऑडिटर में चूज टू कंबाइन द असर्शंस अबाउट ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विद द असर्शंस अबाउट अकाउंट बैलेंसेस. ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स और अकाउंट बैलेंसेस के असर्शंस को ऑडिटर मर्ज करके एक साथ में बना सकता है. व्हेन मेकिंग असर्शंस अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सर्टेन एंटिटीज, स्पेशली फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एंटिटीज, जहाँ पर गवर्नमेंट मेजर स्टेक होल्डर होती है, इन एडिशन टू दोज असर्शन सेट आउट इन पैराग्राफ 2, जो पैराग्राफ 2 के अंदर हमने 3 असर्शंस पढ़े थे, 3 टाइप्स के असर्शंस, उनके एडिशन में मैनेजमेंट में ऑफन असर्ट दैट ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स हैव बीन कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद लेजिस्लेशन और प्रॉपर अथॉरिटी. एक और हम एंटिटी जो मैनेजमेंट है वो एक और असर्शन बना सकती है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो लेजिस्लेशन और प्रॉपर अथॉरिटी के हिसाब से ही हों, मतलब एज पर लॉ हुए हों. सच असर्शंस में फॉल विद इन द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट. ये जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट होती है तो वहाँ पर हम लोग ये सच असर्शंस को यूज़ कर सकते हैं. लेट अस इलेबोरेट दिस विद द हेल्प ऑफ 2 इलस्ट्रेशंस. अब डायरेक्ट इलस्ट्रेशंस आ रहे हैं कि कैश इन हैंड आपको 8,000 रुपीज़ का दिख रहा है, तो इसके असर्शंस क्या क्या बन सकते हैं. बैलेंस शीट के अंदर आपको कैश इन हैंड दिख रहा है, एक करंट एसेट का आइटम आपको कैश इन हैंड दिख रहा है, तो इसके असर्शंस ऑब्वियसली क्या क्या हो सकते हैं कि फर्म कंसर्न हैड 8,000 रुपीज़ इन हैंड, उसके पास फर्म के पास 8,000 रुपये कैश के अंदर पड़े हुए हैं, वैलिड नोट्स के अंदर एंड कॉइन्स के अंदर, ऑन द बैलेंस शीट डेट दैट द कैश वॉज फ्री एंड फ्री था, यूजेबल था एंड अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर टू द फर्म, एंड दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट शो ए कैश बैलेंस ऑफ आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ द डे ऑन विच बैलेंस शीट इज ड्रॉन अप. जो कैश बुक है उसके अंदर भी क्लोजिंग बैलेंस 8,000 रुपीज़ का आ रहा है. ठीक है, अब ये एक और एग्जाम्पल दिया है. अब ये एग्जाम्पल को ऐसे मत ले लेना कि हाँ ये तो नॉर्मली कौन पूछेगा ऐसा. इंस्टीट्यूट ये एग्जाम्पल दे के पूछ सकता है कि प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख की पड़ी हुई है, डेप्रिसिएशन टिल डेट 77,000 लग चुका है और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है 1,300 रुपये का, तो टोटल 83,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है. 1,17,000 उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू बच रही है. आप इससे क्या क्या असर्शंस निकालेंगे. इंस्टीट्यूट आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इससे क्या क्या असर्शन निकल सकते हैं कि फर्म के पास एक प्लांट एंड मशीनरी है, फर्म की हिस्टोरिकल कॉस्ट है, वो प्लांट एंड मशीनरी की हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है 2 लाख रुपीज़ है. प्लांट एंड मशीनरी फिजिकल एग्जिस्ट करती है. एसेट इज बीइंग यूटिलाइज इन द बिजनेस ऑफ द कंपनी प्रोडक्टिवली. ठीक है, मतलब ऐसे अजीब अजीब से पॉइंट्स, लेकिन आपको लिखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे आपको ये पॉइंट्स कि ऐसा आंसर में लिखना है. टोटल चार्ज हमारा डेप्रिसिएशन का 83,000 है टू डेट, ऑन विच 13,000 इस साल के अंदर हमने चार्ज करा है. अमाउंट्स ऑफ डेप्रिसिएशन हैज़ बीन कैलकुलेटेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड बेसिस एंड द कैलकुलेशन इज करेक्ट. ये 6 सेशंस बन गए, 6 पॉइंट का आंसर बन गया आपके. ठीक है, फ्रॉम द अबाउट 2 illustrations वी नो द सॉर्ट ऑफ assertions दैट आर implied इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये सारे assertions क्या थे, डायरेक्टली इम्प्लीकेशन दे रहे थे. ठीक है, इंसिडेंटली द assertions आर जनरली implied एंड नॉट स्पेसिफिकली स्पेल्ड आउट. हम लोग इनको जनरली समझ सकते हैं, स्पेशली हमारे को कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है. दो सम एक्सप्लिसिट assertions आर ऑल्सो फाउंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एक्सप्लिसिट assertions क्या हो सकते हैं, आर मेड व्हेन अदरवाइज द रीडर विल बी लेफ्ट विद एन इनकम्प्लीट पिक्चर. एक्सप्लिसिट assertions हम लोग तब देते हैं जब जो रीडर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वो उन assertions को समझ नहीं पाया और उससे कोई इनकम्प्लीट पिक्चर समझ पाए. इट मे इवन बी मिसलीडिंग. एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉर्मर कैटेगरी मे बी फाउंड इन द फॉलोइंग आइटम्स अपीयरिंग इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. सिक्योर्ड लोन्स हमारी बैलेंस शीट के अंदर दिख रहे हैं 4 लाख के. अब इसका मतलब क्या क्या हो सकता है, नेम ऑफ द लेंडर हमारे को नहीं मालूम है, नेचर ऑफ सिक्योरिटी जो हमारी एंटिटी ने जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट हो रही है वो हमारे को मालूम नहीं है, तो नेचर ऑफ सिक्योरिटी उसने क्या प्रोवाइड करी है. रेट एट विच इंटरेस्ट इज पेबल ये भी हमारे को मालूम नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक्सप्लिसिट नहीं है आपका ये. ठीक है, तो ये आपके मिसलीडिंग भी हो सकता है. A specific mention is required about these things for a proper appreciation of the item and
फाइनेंशियल पोजीशन, आपको स्पेसिफिक मेंशन करना पड़ेगा। नेगेटिव असर्शंस भी होते हैं, आर ऑल्सो इनकाउंटर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द सेम मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। वो डायरेक्टली भी हो सकते हैं या फिर हम लोग उनका अपने आप मीनिंग भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज स्टेटेड दैट देयर इज नो कंटिजेंट लायबिलिटी, अगर कोई कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं है, इट वुड बी एन एक्सप्रेस्ड नेगेटिव असर्शन कि कोई कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर हमारे वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कोई बिल्डिंग हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिख रही है, तो इसका एक इम्प्लाइड नेगेटिव असर्शन क्या हो गया, दैट द एंटिटी डज नॉट ओन एनी बिल्डिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट। ठीक है, अब आगे का ये जो असर्शन वाला पार्ट है ये नॉर्मल सा है। उसके बाद एक ही क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन कैन कम इन एग्जाम डायरेक्टली। ऐसा पूछेंगे वो लोग कि सम ऑब्जर्वेशंस अबाउट ऑडिट एविडेंस मे बी ऑफ हेल्प इन डिसाइडिंग अपॉन द टेक्निक्स टू बी अडॉप्टेड फॉर ऑब्टेनिंग दैम। ये अपन लोग जब ऊपर टेक्निक्स पढ़ लेंगे उसके बाद इस टॉपिक पे आएंगे और